पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान बना तो न तो कबूतर उड़ रहे थे और न गुलाब का फूल नजर आ रहा था। 11 से 21 लाख लोगों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बन गया। अब भारत जो बचा भी, उसको आज मुझे लगता है कि नारा बहुत समय से सुनता रहा हूं, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इस नारे को जो लोग नारा समझते हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी कंफ्यूजन में हैं। आज वो ताकतों ने इस देश के राजनीतिक दलों को इस तरीके से दलाल बनाया है कि वो सत्ताओं में बैठने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी और संविधान विरोधी कार्य किए। इसलिए मैंने आपको 92, 93, 95, 2005 और उसके बाद 2013 के किस्से बताए। राजनीतिक दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, सरकार आएंगी, चली जाएंगी। ये राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र कोई सरकार नहीं बचाने वाली। सरकार अपनी सरकार बचाती है, पार्टियां अपनी सरकार बचाती हैं, कुछ वो और काम करती हैं, सड़क बनाती हैं, हवाई जहाज बनाती हैं। ये बनते, बिगड़ते, टूटते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि एक बार जो सड़क बन गई वो कई हजार साल तक रहेगी, या एक बार कोई रनवे बन गया। लेकिन राष्ट्र को बचाना ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश में फर्क क्या है। राष्ट्र का एक बहुत छोटा सा अंग होता है जिसे देश कहते हैं। देश संविधान से चलता है, सरकार उस संविधान से बंधी होती है। उस सरकार का एक हिस्सा होता है जुडिशरी, एक होता है पुलिस, एक होती है सेना, और इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसे आप देश कहते हैं। और देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है। लेकिन राष्ट्र समाज चलाता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है। इसलिए भारत के हिंदुओं को यह गलतफहमी हो गई है कि हिंदुओं, ये जो जितने मंदिर हैं, इनको बचाने का काम सरकार का है, इसको बचाने का काम समाज का है। और जब समाज कायर और लालची हो जाता है तो स्टेट इंक्रोच करती है। इसलिए हिंदू समाज जब अपने राग में खोया हुआ है, अपने स्वार्थ में खोया हुआ है, तो कोर्ट यह तय करती है कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। जिस कोर्ट का काम धाराओं के हिसाब से देश चलाना है, क्रिमिनल को सजा देना है, वो कोर्ट वो काम नहीं कर रही। वो सबरीमला के अंदर, जहां हजारों साल की परंपरा के बाद यह तय पाया गया कि कुछ साइंटिफिक कारणों से एक खास वजह पे, खास समय पे महिलाओं का उस मंदिर में जाना वर्जित है। अब कोर्ट के पास तो अपनी अकल है धाराओं की, तो कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सबरीमला मंदिर के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं है। तो पूरे सनातन को आपने अपनी तथाकथित ज्ञान से यह बात करने की कोशिश की कि सबरीमला में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं का प्रवेश भी होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं बताया कि उसी केरल के अंदर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का जाना निषेध है। इसलिए जो हमारे गेरुआ वस्त्रधारी जो संत हैं, महंत हैं, एकड़ों एकड़ों के उनके पास आश्रम है, उनको यह काम करना चाहिए था, समाज को बताना चाहिए था कि सबरीमला में उस वक्त जब वो मंदिर में महिला जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती, उस सबके साइंटिफिक कारण क्या हैं। क्योंकि मैं ये आज भी मानता हूं कि ओवर द टाइम इन मंदिरों को लेकर के, या जो लोग भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका अल्प ज्ञान या उनका स्वार्थ या लालच, उसने सही बात बता ही नहीं। इसलिए दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई साइंटिफिक चीज है तो वो है सनातन। शुद्ध रूप से साइंस है, उसे सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, बताया नहीं गया। इसलिए हर आदमी बैठे बैठे अपनी एक नई परिभाषा दे देता है, और उसकी परिभाषा उस समय उसके अपने स्वार्थ को तो पूरा कर सकती है, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ होती है। तो हमारी खामोशी, हमारे लालच ने हिंदुत्व की परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें बता दी, हमने उसको भी मान लिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक वकील एक पीआईएल दाखिल करता है, और उन्हीं जजेस के सामने
जो हिंदुत्व की परिभाषा दे रहे थे कि कुछ जेंडर जस्टिस मस्जिद में भी होना चाहिए, वहां मुसलमान औरत और मर्द नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पे फैसला नहीं दे सकते, एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन इट, यू आर नॉट ए पार्टी, ये कह के उन्होंने डिसमिस कर दी। तो हमको लगता है सरकार जो करती है वो तो अपनी जगह है। आपने संविधान को वॉयलेट किया, आपने भारत के कानून को वॉयलेट किया, और आप एक तरफा फैसला देने में तत्कालिक नजर आते हैं, और दूसरी तरफ आप कुछ भी बयान दे देते हैं, कोई भी फैसला दे देते हैं। लेकिन समाज में एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, ये देश है तो सरकार है, ये राष्ट्र है तो सरकार है। सरकार से राष्ट्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बनी है, हम सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बने। तो ये जो गलतफहमी है कि सब कुछ वो तय करेंगे, हमें सिर्फ मानना है। और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभ में सबकी जवाबदेही है। एसएसपी साहब कुछ कर दें, आईजी कुछ कर दे, एक 12-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जाकर के एक एमपी जीत के आए, उसको ग्रिल कर सकते हैं जज साहब, एक आईपीएस को ग्रिल कर सकते हैं, एक आईएएस को ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र में जज साहब से किसी सवाल पूछने पे मानहानि कैसे हो सकती है? उनके फैसले के ऊपर भी कोई सवाल नहीं हो सकता है। उनके अपॉइंटमेंट जजेस के लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराएंगे। आप देश की पार्लियामेंट मेजॉरिटी से कोई भी बिल पास करे, उससे तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो अगर भारत की पार्लियामेंट ने संविधान की तमाम उसूलों को, बुनियादों को, उसके सारा फंडामेंटल्स को पूरा करते हुए जो भी बिल पास होते हैं मेजॉरिटी से होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने माइनॉरिटी से आज तक किया हो, कि कोई सरकार कैसी भी रही हो। तो धारा 370 भारत के दोनों सदनों में बहुमत से पास हुई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के ऊपर सवाल कैसे ले लिया? अगर किसी ने पिटीशन दी थी तो कहते कि अगर भारत की पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया तो खत्म हो गई बात। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर अलग से फैसला करे, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इस मीन कि आप उस पर जजमेंट देंगे। तो ये कौन से लोकतंत्र की कहानी है भाई? ये मुद्दे पता होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। बनारस आने का एक खास वजह यह है कि बनारस, आप जानते हैं कि भारत की दुनिया भर में आध्यात्मिक कैपिटल मानी जाती है, कल्चरल कैपिटल मानी जाती है। यहाँ बड़े ज्ञानी लोग मौजूद हैं। मेरे साथी हैं, मेरे गुरु भी हैं, उनकी ससुराल भी यहाँ बनारस में है। रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RS सिंह साहब ने एक किताब लिखी थी, नो द एंटी नेशनल्स, इंग्लिश में ये किताब थी। उसकी बहुत ज़्यादा सेल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनका ये कहना था कि उस किताब को हिंदी में छापा जाए। वो हिंदी में आ गई है, उसको यहाँ बनारस में लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन उस पूरे सेमिनार का टॉपिक यही है कि आंतरिक चुनौतियाँ और ख़तरे भारत के सामने क्या हैं। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ हूँ और 1-2 दिन रहूँगा आपके बीच में। यही मेरे आने का मकसद है। जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं ये सिर्फ जन जागरण के हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जिस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, जिसे अपना देश कह रहे हैं, जिसे अपना मकान कह रहे हैं, भारत की पार्लियामेंट में ऐसे भी कानून पास हो गए हैं जो आपके हैं नहीं और आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जब ये मुकदमा गया तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इसको सुन नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगी, इसकी सुनवाई वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा। लेकिन उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया वो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा तादाद में या सबसे ज़्यादा मात्रा में रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर भारत की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो सवाल ये है कि जो लोगों ने 1947 में कम पॉपुलेशन होते हुए भी ज़्यादा ज़मीन ली, बांग्लादेश बना, कम पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा ज़मीन ली, वो हिंदुस्तान में लोग उसे बंटवारा कहते हैं,
मैं उसे अपनी ज़बान में, हिंदुस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद था वो, और ज़मीन चली गई। अब भारत में वो लैंड जिहाद पार्लियामेंट और सत्ताओं के माध्यम से हो रहा है और लोग खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको देश के सामने लाएं। हम इस देश में रह रहे हैं, हमारे बच्चे आगे क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो मकान आप इतनी मेहनत से बना रहे हैं वो आपका रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7-8 साल में इस देश में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि लोग मकान छोड़ के चले गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो हाई कोर्ट भी जाए। बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को आप नहीं जानते जिन्होंने सुसाइड किया है, ये नौबत कल बनारस में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, सब जगह नहीं आएगी, वहां भी आएगी, समय के साथ आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।